सेल में हम लोग अभी तक स्टडी कर लिए प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, सेल वॉल्स एंड उसके टाइप्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा मेन टॉपिक, जिसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपको अगर समझना हो तो आप इस लेवल में समझ सकते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई ए पार्टिकल है या कोई ए मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरीके का कोई एक मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल हमें इस मॉलिक्यूल का एक अलग फॉर्म चाहिए, मान लेते हैं कि जेड कोई फॉर्म है जिसमें हमें ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का चाहिए। तो अगर ये वाला पोर्शन हमारे पास तो नहीं है, मतलब ये ऊपर वाला कौन सा पोर्शन हो गया, हमारा ए वाला पार्ट तो हो गया, बट ये बीच में कुछ और है। ये क्या है, इसको फाइंड करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं कि जो ए वाला पार्ट है हमारा, वो क्या मॉडिफाई होके जेड के पास गया है। तो ये मॉडिफिकेशन कैसे चला होगा, मतलब ये ए वाला कहीं ट्रेवल किया होगा, लेट सपोज करते बी के पास किया होगा। तो ये ए आया अपन बी के पास में अपने, और वहां पे जाके ये पर्पल वाली के साथ बाइंड किया होगा। एंड देन फर्दर इसमें कुछ और चेंजेस आए होंगे। मतलब जो भी चीज बायोलॉजी के अंदर बनता है पहले इमेच्योर फॉर्म में रहता है, तो क्या इसको बोल सकते हैं कि ये अभी इमेच्योर फॉर्म में है। देन ये फाइनली मैच्योर फॉर्म में आया होगा और ये अपना शेप ऐसे चेंज किया। शेप चेंज करने के बाद में ये इस तरीके से अपना वापस से शेप को रिटेन कर लेता है, जो हमें चाहिए था ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेता है और जेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये तो हमारा ए वाला पार्ट हो गया, ये ए है, ये बी है, ये ए रहा, ये ए अपना शेप चेंज कर चुका है, ये बी हमें रिक्वायरमेंट था ये बी का और ये हमें मिल गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जब हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम। मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम किस चीज का, एडिशन करके। एडिशन किसका कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन किसका कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन हमने किया ए का, मॉडिफिकेशन हमने किया ए का विथ द एडिशन ऑफ, किसका एडिशन करके किया, हमने एडिशन किया बी का। मतलब क्या कि हमने ए और बी का मॉडिफाई कर दिया, ये तो हमारा मॉलिक्यूल मिल गया बी। बी बी करके हमने क्या कर दिया, इसका मॉडिफिकेशन करके, तो इसका मान लीजिए हमने नाम रख दिया अभी ए बी करके। तो हम क्या देख रहे हैं, ए से जब जेड की तरफ आ रहे हैं, हमें एक डिजायर्ड मॉलिक्यूल का जरूरत था, वो हमें मिल गया। तो क्या एक सिस्टम में जा रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ऐसे फर्दर अपने पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो एक तरह से क्या है, ये जो टोटल पाथ फॉलो कर रहा है, ये एक सिस्टम के जैसे वर्क कर रहा है। सिस्टम मतलब एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो ये हमें मतलब समझ में आता है। पहला बात तो क्लियर हो गया हमारा सिस्टम का, कि सिस्टम क्या होता है। तो ये जब सीक्वेंसली एक सीरीज चलती है कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेटेड वे में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बोलते हैं। आगे बात समझते हैं कि ये वर्ड एंडो मेम्ब्रेन क्या हमें बताता है। अगर बात करें एंडो मेम्ब्रेन के बारे में, अगर बात करें एंडो मेम्ब्रेन के बारे में, एंडो दैट मीन्स इनसाइड एंड मेम्ब्रेन मीन्स, मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडो मेम्ब्रेन। अगर मिला के बोला जाए तो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एक छोटा सा ऐसा कुछ समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये मान लीजिए कोई सेल मेम्ब्रेन है आगे वाला, ये साइटोप्लाज्म है, एंड
इसके अंदर में कुछ ऐसे ए बी सी डी करके कुछ पार्टिकल्स है जो हमने यहाँ ड्रॉ किए, वो पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहा। कैसे कर रहा? सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में कर रहा, इसलिए क्या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। अब एक्चुअली में इसको देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है, परफॉर्मेंस अपना देता है। जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो मिलके बना हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चार कंपोनेंट्स होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। अगर देखें अगर एक सेल को अपन बनाते हैं, अगर एक सेल बनाते हैं, इसके बाहर में बाकी सारे ये यूकैरियोटिक सेल है जिसके बाहर में सेल वॉल होगा। हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इसके इनसाइड का जो भी सिस्टम कोऑर्डिनेटेड फंक्शन चलता है उसको हम लोग लेके चलेंगे। जो हमारा सबसे फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम सबको पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है या डबल लेयर बोल सकते हैं। डबल लेयर और बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है, और ये डबल लेयर स्ट्रक्चर इसलिए बनती है क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन वापस से जाके रीअटैच हो जाता है अपने वापस वही मेम्ब्रेन के साथ में दूसरे डायरेक्शन से। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर हमारा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है। यूकैरियोट की बात करें तो ये ऑब्वियस बात है कि लीनियर होगा। इसके अंदर में मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर में वहां से एराइज होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद इन द सेल। इसको इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द सेल भी, इसको या मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, एंडो मेम्ब्रेन दैट मीन्स इनसाइड द मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे हम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि एंडो दैट मीन्स अंदर में, प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मतलब तो जो मेम्ब्रेन होते हो गए सेल की, एक ऐसा सेल का मेम्ब्रेन है जो नेटवर्क लाइक फैला हुआ है। रेटिकुलम वर्ड क्यों आता है? नेटवर्क के लिए। तो एग्जैक्टली जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले, पूरा नेटवर्क बिछा के पूरा अपना जाल बिछाया हुआ रहता है। जो एराइज कहाँ से होता है? ये एराइज होता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर वॉल। वहां से ये ट्यूब और सिस्टर्नी वेसिकल्स के फॉर्म में एराइज होता है। अगर देखें, अगर एक डायग्राम अगर देखा जाए तो ये कुछ मैं बनाया हूँ ईआर का डायग्राम। इसी तरीके से ईआर पूरा सेल में फैला हुआ होता है। अगर ईआर को देखें तो ये ईआर जो ये मैं बना हुआ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, हाफ डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनल स्ट्रक्चर्स। एंड इन ल्यूमिनल स्ट्रक्चर्स में कहीं कहीं पे आके मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं और ये फॉर्म करती हैं ऐसे ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को बोला जाता है ट्यूबुलर फॉर्म्स और ट्यूबुलर ब्रांचेस। और ये ट्यूबुलर ब्रांचेस बाद में जाके ऐसा जनरली देखा जाता है कि ट्यूबुलर ब्रांचेस जहां रहती है वहां पे अटैचमेंट नहीं हो पाता है राइबोसोम्स का।
इन ल्यूमिनर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अलावे कुछ और स्पेशल सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं वेसिकल्स, या फिर इसको हाफ डिस्क लाइक भी कई बार बोला जाता है कि हाफ डिस्क लाइक या फिर डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेसिकल्स। इनके अलावा हमने लिखा है कि दूसरा क्या रहता है, गोल्जी एपेरेटस। इसके जस्ट बाद में गोल्जी एपेरेटस रहता है। इसमें देखिए किसी तरह का नेटवर्क लिखा हुआ नहीं है, मतलब रेटिकुलम नहीं है, मतलब क्या आइसोलेटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है क्या हमारा गोल्जी एपेरेटस। मैं बना रहा हूं एक, होता एक से ज्यादा है ये गोल्जी एपेरेटस। तो जो गोल्जी एपेरेटस होता है एक्चुअली में इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। जो गोल्जी एपेरेटस होता है, ये गोल्जी एपेरेटस ये गोल्जी एपेरेटस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंसेस आएंगे, जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी एपेरेटस उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। ये गोल्जी एपेरेटस पे आप देख पा रहे हो कि इसके ये दो फेस में अरेंज्ड है। एक तो इसका ऊपर वाला फेस है सिस फेस, एंड नीचे वाला इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। ऊपर वाले को सिस फेस बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रांस फेस बोलते हैं। जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो सिस फेस से आएगा और ट्रांस फेस से मैच्योर होकर निकल जाएगा। नीचे वाले को मैच्योर फेस भी बोला जाता है। उसके बाद हमने बोला लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कुछ और नहीं वेसिकल्स ही होते हैं। लाइसोसोम कुछ और नहीं वेसिकल्स ही होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब कोई सॉलिड मॉलिक्यूल या सॉलिड पार्टिकल, या बोले तो सिंपल वर्ड में कोई पैथोजन जब बाहर से सेल के अंदर एंट्री करता है, पैथोजन का मतलब होता है जो टॉक्सिसिटी रखता हो और किसी सेल को हार्म करना चाहता हो और सेल का पार्ट ना हो के बाहर से एंट्री हुआ, तो उसको क्या पैथोजन हम लोग नाम देते हैं। और सेल को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। जब कोई पैथोजन बाहर आता है तो उस पर ये अटैक करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई प्लांट सेल है तो इसमें अप टू 90%, मैं बोल रहा हूँ अप टू, हमेशा जरूरी नहीं है कि 90% ही वैक्यूअल हमेशा रहेगा। तो हमने एक वैक्यूअल भी बनाया है। तो देखिए फंक्शन होता कैसे है। ये जो ल्यूमिनर स्ट्रक्चर है, इन पे क्या रहते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये रफ अपीयरेंस देते हैं, इसलिए बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे ये अपीयरेंस नहीं होते हैं वहां पे उन्हें क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाता है। ये क्या बनाएंगे, लिपिड्स बनाएंगे। ये लिपिड्स बनाएंगे और ये लिपिड्स बना के कहाँ दे दिया जाएगा, ये वेसिकल्स में लिपिड्स को फिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये वेसिकल है, ये वाला पार्ट हमारा वेसिकल है, ये पार्ट हमारा ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी apparatus है या गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं। गोल्गी बॉडी है, ये हमारा लाइसोसोम है। ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट है, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। जो साइटोप्लाज्म में एक बात जान लीजिए, ये प्रोटॉन आयन रिच होता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये क्या है, लिपिड है। ये लिपिड को बनाने के बाद में कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, वेसिकल के अंदर में। ये वेसिकल में लिपिड आ गया। ये वेसिकल यहाँ से निकलता है, डिटैच होता है और जाके रीअटैच होता है गोल्जी बॉडी के बाहर में, रीअटैच होता है गोल्जी बॉडी के बाहर में। और रीअटैचमेंट होने के बाद में ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी थोड़ा सा बस्ट होता है या फिर डिसॉल्व होता है और ये कहाँ चला आ जाता है, ये चला आता है हमारे गोल्गी बॉडी के अंदर में। गोल्गी बॉडी के अंदर में आने के बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस की जाती है। मैं जैसे यहाँ पर्पल से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर्पल कलर से। ये मान लीजिए हमारा कोई कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल और ये लिपिड दोनों एक साथ आएंगे और एक नया मॉलिक्यूल को बनाएंगे। एक नया मॉलिक्यूल हमारा बन चुका है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ये जो नया मॉलिक्यूल जो बनना स्टार्ट हुआ है, ग्लाइकोलिपिड जो बना है, ग्लाइकोलिपिड बना है मिलके लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट
एंड जिस प्रोसेस से बना है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ग्लाइको ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है ये, जहां पे फॉर्म होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। साइलेशन का मतलब हो गया एडिशन और प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ में क्या हो गया, अटैच हो गया। सिमिलरली अगर मान ले कि अगर स्मूथ के जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब कोई सब्सटेंस आ रहा, कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल से हम तो सबको पता है कि क्या आता है, प्रोटीन्स आते हैं। तो प्रोटीन्स को सिमिलरली कहाँ पे भर दिया जाएगा, वेसिकल्स के अंदर में। और ये प्रोटीन्स को वेसिकल्स जैसे भर दिया जाएगा, प्रोटीन को फिर एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच कर दिया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा कहाँ पे, फिर से उसको भेज दिया जाएगा गोल्जी बॉडी के ऊपर में। और गोल्जी बॉडी के ऊपर में जैसे ही भेज दिया जाएगा, फिर से सेम तरीके से क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए येलो कलर का क्या प्रोटीन आ गया। ये प्रोटीन जैसे ही आएगा, ये थोड़ा सा डिसॉल्व होगा हमारा गोल्गी बॉडी का अपर मेम्ब्रेन और प्रोटीन को अंदर ले लिया जाएगा। प्रोटीन जैसे ही अंदर जाता है गोल्गी apparatus में, वहां पे पहले से क्या इंतजार कर रहा होता है, पहले से इंतजार कर रहा होता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिल जाता है और ग्लाइको प्रोटीन कर देता है। मतलब फिर से ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब फॉलो कर लिया गया, जब ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस को जब फॉलो कर लिया जाता है तो उस समय क्या, उसके बाद क्या होता है, फिर से वेसिकल्स में ही वापस से, मान लीजिए मैं ग्लाइकोप्रोटीन को फिल कर रहा हूँ वेसिकल के अंदर, फिर से हमने क्या किया, ग्लाइकोप्रोटीन को फिल कर दिया। अब ग्लाइकोप्रोटीन किसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ये हमारा मेम्ब्रेन का। कहीं भी मेम्ब्रेन बनाना हो तो ग्लाइकोप्रोटीन का जरूरत पड़ता है। लेट सपोज कर लिए कि अगर ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, जो कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, ये किसी तरीके से रैप्चर हो गया, ये किसी तरीके से रैप्चर हो गया, हम तुरंत क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन को यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इसको वापस से फिर से इसको क्या करेगा, बनाएगा। मतलब जहां नीड है वहां पहुंचा सकता है। अगर मान लीजिए इसको जरूरत है कि सेल के बाहर में जाना है, तो क्या यहाँ पर भी चैनल्स होते हैं, चैनल्स के थ्रू जा सकता है, या फिर पोरिंस के थ्रू क्या हो सकता है, सेल के बाहर में भी भेजा जा सकता है। मतलब सेल के बाहर में अगर टिश्यू के अंदर रिक्वायरमेंट होगी तो वहां भी जा सकता है। अगर इसको रखना है कि नहीं, मुझे डर है कि कभी कुछ और ना हो जाए, तो क्या करेगा, ये वेसिकल वैक्यूल के अंदर में भी इसको स्टोर कर लिया जा सकता है, बट जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड भी सेम तरीके से वर्क करेगा जहां उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो ये हमने हमने बात किया किसका, हमने बात किया इसका ईआर के साथ में। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर गोल्गी बॉडी का और भी बात करें, तो गोल्गी बॉडी और ईयर का एक और बहुत कमाल का फंक्शन देखने को मिलता है, बहुत अजीब सा फंक्शन देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कभी स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं। स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रोटीनिशियस नेचर के जनरली देखे जाते हैं। ये स्पेशल टाइप के कुछ एंजाइम्स फॉर्म करते हैं। ये एंजाइम्स वैक्सिकल में तो जाते हैं, फिर से ये थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये वेसिकल में फिर से चले गए। ये एक्चुअली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। बट ये इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। मतलब इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहां बन जाते हैं, ईआर में। अब इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना बच जाता है, तो फिर से ये वापस से कहां आते हैं, गोल्गी बॉडी के पास में। एक तरीके का क्या है, ये प्रोटीनिशियस नेचर का है मॉलिक्यूल है। इसको हमने अभी बोल दिया इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका अब वापस से कहा वेसिकल के फॉर्म भेज दिया जाता है, गोल्गी बॉडी के अंदर में। अब जैसे ही ये गोल्गी बॉडी पे आता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे ये गोल्गी बॉडी के अंदर आएगा, इसके अंदर इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका क्या कर दिया जाएगा, मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा। ऐसा मॉडिफिकेशन होगा इसमें, इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाएगा कि जैसे ही ये सॉलिड पार्टिकल को देखेगा, मतलब क्या, आप इतना समझ लो कि इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर एक्टिव रहता, अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता तो यही धमाल मचाने लग जाता, यहीं पे खून खराबा कर लेता। तो इसको पहले से तैयार करके पूरा भेजा गया कि अब तुमको यहाँ जाना, यहाँ पे सिखाया जाएगा सब।
यहाँ पे इसको सिखा दिया गया कहाँ पे, गोल्गी बॉडी के अंदर में। अब ये इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अब रेडी है आपको ना, आपको एक्टिव करने के लिए। तो ये एक्टिव कब होगा, ये मतलब लाइसोजाइम्स एक्टिव कब होंगे, लाइसोजाइम्स एक्टिव होंगे जब कोई बाहर के, ये लाइसोजाइम वहां से इनएक्टिव फॉर्म में डिटैच हो जाके होके पूरा सेल में इधर उधर घूमते रहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा लाइसोसोम है, अभी जो बना है इनएक्टिव एंजाइम से लेके है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ का पीएच 7.0 है अभी। इसको एक्टिव करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए H प्लस जो पहले से प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में वो लेगा, और इसको पीएच जो इनसाइड का ल्यूमिनल पीएच है उसको पीएच को चेंज कर देगा 5.0 में। जैसे ये 5.0 में चेंज होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो अब देखिए कैसे ये एक्टिवेट हो रहा है। सबसे पहले कोई सॉलिड पार्टिकल बाहर से अंदर आया, सॉलिड पार्टिकल बाहर से अंदर जैसे ही आएगा इसको एक मेम्ब्रेन घेर लेगी चारों तरफ से, मेम्ब्रेन घेर लेगी। मेम्ब्रेन कहां से आया, ये मेम्ब्रेन तो किसने दिया, गोल्गी बॉडी ने बना के दिया। शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत हुआ था ईआर से, फाइनलाइज कहां हुआ, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का फाइनलाइज हुआ गोल्गी बॉडी के अंदर में। तो ये मेम्ब्रेन यहाँ बना दिया, जैसे कि बाहर सब्सटेंस दिखा ये मेम्ब्रेन बना दिया, मेम्ब्रेन बना दिया, एक तरीके से इसको पकड़ लिया। अब फाइनली क्या होगा, पीएच हो गया 5। जैसे ही इसको देखा इसका पारा चढ़ गया, H प्लस को ले लिया, H प्लस को ले लिया, पीएच कर लिया अपना 5। 5 पीएच करने के बाद में क्या करेगा, अब ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और जैसे ही इसके साथ में अटैच हो जाएगा इसको मार के खत्म कर देगा, निस्तो नाबूद कर देगा। मार के खत्म करने के लिए इसको सबसे पहले साथ अटैच होना पड़ता है। अटैच होने के, जब अटैच होता है तब उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोजाइम। जब इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करता है सेकेंडरी लाइसोजाइम, और डिसॉल्व करना जैसे स्टार्ट करता है सेकेंडरी लाइसोजाइम, उसके बाद में जिसको डिसॉल्व कर खत्म कर देता है, जो जरूरत की चीजें रह जाती है उनको एक्सेप्ट कर लेता है, बॉडी वापस रख लेता है, रिटेन कर लेता है, और जो नहीं रहता उसको एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल लेते हैं। जो बाहर निकाल, जो वेस्ट मटेरियल को टर्शरी या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या समझा, ईआर से कैसे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड मतलब गोल्गी बॉडी मिलके काम कर रहा। अभी तक हमने क्या देखा कि ईआर कैसे गोल्गी बॉडी के साथ में मिलकर लाइसोसोम फॉर्म कर रहा और अदर मॉलिक्यूल्स को बना रहा। अब देखिए क्या हो रहा है कि गोल्गी बॉडी के हेल्प से, या फिर जो साइटोप्लाज्म में क्या है, H2O का अच्छा खासा अमाउंट है, H प्लस आयरन का अच्छा खासा अमाउंट है, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, इन सबको जो जरूरत नहीं बोलता वैक्यूल अपने पास रख लेता है, स्टोर कर लेता है अपने पास में, स्टोरेज है, स्टोर हाउस है। मतलब इधर कुछ भी बन रहा है, ये वाले सारे भी अंदर आ जाते हैं इसी के पास में। मान लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, कुछ भी हो गया, अंदर आ गया सब कुछ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारा कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। फंक्शन कहां चल रहा है, इनसाइड विद इन द मेम्ब्रेन, इसलिए बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम हमारा है, इसको इंडिविजुअली चारों को एक एक करके डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ये बस एक आपका मतलब एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन या फिर आप बोलो ब्रीफ रिव्यू था कि कैसे ये फंक्शन करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था इसका एक तरीके से कि कैसे ये फंक्शन करता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बंद कर दे भाई, क्लास चलेगा, हंसना नहीं प्लीज।